MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और महाभारत में बात करूंगा कुछ ऐसे तत्वों की, क्योंकि दोस्तों देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें आप आस्तीन का सांप कह सकते हैं। ये खाते हैं हिंदुस्तान का और गाते हैं देश के खिलाफ। कभी टुकड़े टुकड़े के गीत गाने वाले, कभी टुकड़े टुकड़े के नारे लगाने वाले अब कब्र खोदने के नारे लगा रहे हैं। अब कब्र खोदने वाले गीत गा रहे हैं, भगवा को जलाने के गीत गा रहे हैं। टैक्स पेयर के पैसे पर पढ़ने वाले ये माओवादी मानसिकता के लोग क्यों तिलमिलाए हैं, ये क्यों फड़फड़ा रहे हैं, ये जानते हैं आप? क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग के सरदार उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी। बेल नहीं दी है सबसे बड़ी अदालत ने, और ये कब्र खोद रहे हैं मोदी और शाह की। दोस्तों ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब तक सरकार में है इनकी दाल गलने वाली नहीं है, और इसलिए ये हिंसक, भड़काऊ और आग लगाने वाली नारेबाजी कर रहे हैं। पहले आप ये नारेबाजी सुनिए। ये कब्र खोदने वाली नारेबाजी हो रही है, ये कब्र खोदने के गीत गा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, ये सुप्रीम कोर्ट की खुली अवमानना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जमानत नहीं मिली। जो कभी चेहरे पर नकाब डालकर कुछ और नारे लगाते थे, उनके नारे हुआ करते थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इनके नारे हुआ करते थे तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। अफजल को फांसी हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। फांसी तब हुई जब सरकार यूपीए की थी, कांग्रेस की थी। तो ये कौन से कातिल जिंदा हैं जिससे ये शर्मिंदा है? ये अदालत को बोल रहे हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप को बोल रहे हैं? दर्शकों इनके फन को तब नहीं कुचला गया, क्योंकि तब कुचल दिया गया होता तो ये तभी खामोश हो गए होते। और इसलिए ये यहां तक बोलने लगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये खुलकर कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की बातें करने लगे। ये खुलकर चिकन नेक काटकर नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की न केवल बात करने लगे, ये साजिशें करने लगे। और इनका सिस्टम कितना तगड़ा है इसको इसी बात से आप समझिए कि इनको बेल दिलाने के लिए कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे महंगे महंगे वकील बार बार अपीयर हो रहे हैं। न्यूयॉर्क का मेयर चिट्ठियां लिख रहा है, क्या नाम है उसका, ये ममदानी, ये चिट्ठियां लिख रहा है। इनका सिस्टम कितना तगड़ा है आप समझिए। और दूसरी तरफ एक नई टुकड़े टुकड़े गैंग खड़ी की जा रही है, और ये जेएनयू को कब्रिस्तान बनाने पर तुले हुए। हां, ये जेएनयू ना हुआ मानो कब्रिस्तान हो गया। मोदी की कब्र खुदेगी, शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, अंबानी राज की, अडानी राज की कब्र खुदेगी, भगवा की, आरएसएस की, पता नहीं किस किस की कब्र खोद रहे। सबकी कब्र अगर जेएनयू की धरती पर खुदेगी, यह विश्वविद्यालय है या कब्रिस्तान है? मुझे लगता है कि इस इकोसिस्टम के वकीलों को जल्द ही ओवरटाइम करना पड़ेगा।
जल्दी इनके वकीलों को ओवरटाइम करना पड़ेगा, क्योंकि डफली बजाते हुए ये नमूने अगर नहीं माने तो कल ये भी जेल के अंदर होंगे, फिर लोग कहेंगे कि इनको बेल नहीं मिली। जेएनयू प्रशासन ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है और पुलिस से यह कहा है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, इनको पकड़ा जाए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और मुझे लगता है कि इस पर पुलिस को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें कोई ढील देने का मतलब है ही नहीं, क्योंकि केवल यह नारेबाजी नहीं हो रही दोस्तों। थोड़ा सा पीछे चलिए, अभी हाल ही में हमारे बहादुर जवानों ने कई इनामी नक्सलियों को ढेर किया था, कई माओवादियों को मारा। 2 करोड़ का इनामी बसव राजू ढेर कर दिया गया, 1 करोड़ का इनामी वह हिडमा ढेर कर दिया गया। ये चेहरे आप देख लीजिए, गणेश उइके को मार गिराया, ये करोड़ों के इनामी है सब। चलपति ढेर हुआ, प्रभात गंजू ढेर हुआ। और तब क्या हो रहा था? तब यही गैंग प्रोटेस्ट कर रही थी, यही गैंग प्रोटेस्ट कर रही थी। ये सब इंडिया गेट पर खड़े हो गए थे। और मुझे लगता है कि इतना तो बसव राजू के परिवार वाले या हिडमा के परिवार वाले शायद नहीं रोए होंगे जितना मातम जो है वो इस रुदाली गैंग के अंदर था। ये देखिए, ये कुछ ही दिन पहले तस्वीरें। नारे क्या थे? नारे ये थे कि तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकले। ये वही नारा है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकले। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये गैंग जो है ये टुकड़े टुकड़े 2.0 गैंग है। अरे हिडमा क्यों निकलेगा, कैसे निकलेगा? तुम पढ़ने के लिए आए हो कि हिडमा पैदा करने के लिए आए हो? तुम पढ़ने के लिए आए हो कि कब्रें खोदने के लिए आए हो? लेकिन ये नया टुकड़े टुकड़े गैंग है और बाकायदा जेएनयू प्रशासन ने इसके नाम लिख कर दिए हैं, पुलिस को इसके नाम लिख कर दिए हैं। कोई अदिति मिश्रा है, कोई गोपिका बाबू, सुनील यादव, ये दानिश अली, साद आजमी, महबूब इलाही, कनिष्क, पाकिजा खान, शुभम, ये सारे के सारे नाम जेएनयू के सुरक्षा विभाग ने लिखकर पुलिस को दिए हैं कि इनको पकड़ो और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। अगर इन छात्रों के माता पिता सुन रहे हैं तो इनको समझाएं, क्योंकि अगर आपके समझाने में देर हो गई तो मुझे डर है कि देश विरोधी तत्वों के हाथ में पड़कर इनका भविष्य तो चौपट होगा सो होगा। आपको भी चाहे अनचाहे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि छात्रों को मोहरा बनाकर कुछ लोग मोदी को किडनैप कराने के ख्वाब भी देख रहे हैं। ये वेनेजुएला बनाना चाहते हैं भारत को। दोस्तों, ये टालने वाली बातें नहीं है। टाल मटोल से इस देश का काफी नुकसान हुआ है, आगे नहीं होना चाहिए। और इसलिए आज मेरा सीधा सवाल यह है कि ये सोच, ये देश विरोधी सोच आखिर कब तक पलेगी जेएनयू की धरती पर? एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करूंगा। नारा है और एक विरोध करने का तरीका है। मुस्लिम होने की वजह से इस तरह से इनके साथ व्यवहार हो रहा है। तो अन्याय इनके साथ तो हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। जहाँ नक्सलवादी होते थे वहाँ नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, आतंकवादी खत्म हो गए हैं और दिल्ली के दंगाइयों पर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। नारे अपने आप लगवाते हैं, अपने आप शोर मचवाते हैं। उन्हें 5 साल से जेल में डाला हुआ है। अब अगले 1 साल के लिए फिर उनकी जमानत के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। बांग्लादेश की तरफ देख लो, जहां लोगों को मार रहे हैं वहां नहीं देखोगे आप। बैंक के नाम पर शर्जील उमर खालिद को बचाने वाला इकोसिस्टम काम पर। क्या सुप्रीम कोर्ट एंटी मुस्लिम है क्या? एक बीजेपी के विरोध में उतरते उतरते और वोट बैंक नीति को राष्ट्रीय नीति के ऊपर रखते रखते अब टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि ये लोग जो अंदर है इनका ट्रायल जल्दी शुरू हो, ख़त्म हो, ये भी बाहर आ जाए। खास तौर से अगर आंकड़े आप देखे जाएं तो मुसलमान लोगों को ज़्यादा जेल में डाला गया। आधुनिक शिक्षा का कैंपस अगर अराजकता और उद्दंडता का केंद्र बन जाएगा तो इसी तरह से देश के खिलाफ साजिशों और षड्यंत्रों के सूरमा जो है वो सक्रिय होते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये अलगाववादी लोग हैं, ये केवल और केवल देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्द बोलने, देश के गृह मंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलने बड़े शर्मसार है। वहाँ पर कुछ तथाकथित ऐसे भी लोग हैं जिनकी विदेशी मानसिकता बनी हुई है
और पढ़ेंगे और भारत के पैसे से और बात करेंगे विदेशी बातों को। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जेएनयू पास वो टुकड़े टुकड़े गैंग का एक सेंटर। पर आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त शाजिया इल्मी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। प्रोफेसर संगीत रागी जी इस वक्त मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप त्रिपाठी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। अनमोल पवार मेरे साथ हैं, इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस वक्त अखिलेश यादव, स्टूडेंट लीडर हैं जेएनयू के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कुछ देर के बाद सीपीआई के लीडर भी मेरे साथ ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अखिलेश यादव आपके पास आना चाहता हूं। छात्र क्यों आते हैं सर? अखिलेश जी, छात्र क्यों आते हैं जेएनयू में पढ़ने के लिए? मुझे लगता है पढ़ाई करने के लिए। हाँ, पढ़ने। या वो कब्रें खोदने का ठेका लेने लगे हैं आजकल? और सारे जेएनयू में कब्रें खोद दोगे, इतने लोगों की कब्र खोद दोगे तो पढ़ोगे कहां भाई? कहां गए यादव जी? हाँ जी, लगता है यादव जी गए हैं उसी सिलसिले में जिस सिलसिले की मैं बात कर रहा था। अब मेरे साथ शाजिया इल्मी है। शाजिया इल्मी जी, आप लोग कह रहे थे कि ये सोच आगे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये 2010 से जो सिलसिला शुरू हुआ, वो किसी दिन चौराहे पर खड़े होकर बोलते हैं कि कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। और अब तो आपके जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, ये उनका नाम लेकर कह रहे हैं कि उनकी कब्र खोदेंगे जेएनयू के अंदर। ये कैसा विचार है जिसको आप अब तक कंट्रोल नहीं कर पाए? देखिए, इसके पीछे बहुत सारी ताकतें हैं राम मोहन जी, और आप समझिए ये कि वो लोग, वो सारे के सारे छात्र जो बाकायदा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो यूनिवर्सिटी जो पूरी तरह से सब्सिडाइज्ड है, सरकार जिसको चलाती है, जिसके लिए पैसे हम देते हैं, वो लोग वहाँ जाकर सिर्फ और सिर्फ देश के खिलाफ नारेबाजी का, गाली गलौज का और देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के खिलाफ बोलते हैं। और आप देखिए अभी क्यों, और अगर उनको किसी की कब्र खोदनी है तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट की उनको कब्र नहीं खोदनी चाहिए? मैं तो इस ज़बान से और इस बदतमीजी से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, किसी भी तरह से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। लेकिन आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है और तमाम दलीलें देने के बाद और चार्जशीट मटेरियल देने के बाद और जो भी सामग्री और सबूत देने के बाद ये जमानत सुनवाई में जो दिया गया, तभी और उनकी भूमिका दिल्ली दंगों की साजिश में पाई गई। और उसके बावजूद, जैसे कि अफजल के मामले में आप सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ा रहे थे, तो आप फिर से वही कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है और आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री को। तो ये दिखाता है कि उनकी सोच में कितनी नफरत है देश के प्रति, देश के प्रधानमंत्री के प्रति और देश के गृह मंत्री के प्रति। और जैसे कि आपने इससे पहले दिखाया, चाहे वो नक्सली हो, हिडमा हो, जो टॉप कमांडर था जिसको मारा गया, या फिर ऐसे लोग हों, ये उनकी तरफ हैं। साफ जाहिर है कि भाजपा के खिलाफ तो है ही, ये प्रधानमंत्री से तो नफरत है ही, लेकिन देश के खिलाफ इस तरह से उनकी आवाज़ें बुलंद हैं, ये अपने आप में बहुत ही अफसोस की बात है, शर्म की बात है। और मुझे यकीन नहीं आता है कैसे लोग हैं, इनके माँ बाप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। अखिलेश यादव मेरे साथ जुड़ गए। मैं आ रहा हूँ शाजिया जी आपके पास, रागी जी के पास भी मुझे जाना है। अखिलेश यादव जी, लेकिन मुझे पहले एक बात बताइए, क्या प्राथमिकता है जेएनयू में जिनको एडमिशन मिलता है वो इस बात से खुश होते हैं कि अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे प्रोफेसर मिलेंगे, कम पैसे में पढ़ाई हो जाएगी जी, तो क्या यहां पर कब्रें खोदने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए? ये कौन लोग हैं भाई और क्यों कर रहे हैं? मैं तो साथियों को यह किताब दिखा रहा हूं, इस देश के युवाओं को और छात्रों को भीष्म साहनी जी की तमस है, एक बार पढ़नी चाहिए। भीष्म साहनी जी ने तमस में जिन बातों का उल्लेख किया है, ठीक आज के दौर में भी मतलब उसी तरीके से देश की राजनीति और सोसाइटी उसी तरीके से जा रही है। एक दूसरा यह चीज है कि इससे पहले भी छात्र रहे हैं विश्वविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति रही है। छात्र राजनीति पे काम करने वाले रिसर्चर
जिसमें फिलिप आल्टबैक, जोसेफ डाइबोना, एरिक हब्सबॉम, इन सारे लोगों का तो वह मतलब बराबरी को लेकर के सीखते हैं, स्टेटस को चैलेंज करते हैं और इस तरीके की कौन स्टूडेंट पॉलिटिक्स का विरोधी है? दूसरा कौन स्टूडेंट पॉलिटिक्स का विरोधी है? नहीं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से इस देश के सैकड़ों बड़े नेता निकल कर आए। अब इसमें कोई नई बात बता रहे हैं क्या? मुझे केवल एक लाइन बताइए, ये कौन सा स्टूडेंट पॉलिटिक्स है जो कह रहा है कि हर घर से एडमा निकलेगा, तुम कितने एडमा मारोगे? अब लीजिए, ये कौन सा स्टूडेंट पॉलिटिक्स है? ये कौन सा स्टूडेंट पॉलिटिक्स है जो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का हम कब्र खोद देंगे? कौन है? ये कौन सा पॉलिटिक्स का तरीका है? किसने सिखाया ये? उनके अंडर में है ना, पकड़ करके उन लोगों को जेल में करें। एक हम दूसरा मूल मुद्दे पर आते हैं। इससे पहले भी देश में सरकारें रही हैं, इससे पहले भी देश में छात्र नेता और छात्र राजनीति रही है। इमरजेंसी का दौर था, जेपी के नेतृत्व में नारा था संपूर्ण क्रांति की बारी है, बाकी इतिहास हमारी है, इस तरीके से नारे लगे। इंदिरा गांधी के पुतले फूके गए, बाद में मनमोहन सिंह के फूके गए। तो हमारा कहना है, नहीं पहले बोल लेने दीजिए मैडम, उसके बाद कुछ सीरियस बातें मैं कह रहा हूँ। कहाँ से लेके आ रहे हैं? 1 मिनट शाजिया इल्मी, 1 मिनट, है ना? संपूर्ण क्रांति, 1 मिनट अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी मेरी बात सुनिए। नाम जेपी का लेंगे, नाम लोहिया का लेंगे, नहीं, नाम जेपी का लेंगे, नाम लोहिया का लेंगे और नारा लगाएंगे हर घर से हिडमा निकलेगा, नारा लगाएंगे हर घर से अफजल निकलेगा। जबकि बात, अरे हम तो कह रहे हैं ना कि भाई दिल्ली पुलिस किसकी है? दिल्ली में घटना है, अमित शाह की, और फिर दिल्ली पुलिस पकड़ ले जाएगी, फिर बताओगे कि ये शर्जील इमाम को क्यों नहीं छोड़ देते, ये उमर खालिद को क्यों नहीं छोड़ देते? वो दिल्ली पुलिस नहीं पकड़े, किसी बाहर की पुलिस ने नहीं पकड़े। फिर नया भाषण चालू हो जाएगा कि इससे पहले भी छात्र राजनीति रही है और छात्र नेता जो है, तो छात्र राजनीति कहाँ खत्म हो गई भाई? चाहे वो इंदिरा गांधी का समय रहा हो, छात्र राजनीति कहाँ खत्म हो गई? दौर रहा हो। 1 मिनट, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, एक टिप्पणी में उनकी चाहता हूँ। प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीति वही है प्रोफेसर, अरे भाई छात्र राजनीति वही है, लेकिन देश का विरोध करना और सरकार का विरोध करना, दोनों में अंतर होता है। कहाँ नाम ले रहे हो यार? तो वह एंटी नेशनल नारा नहीं था भाई, वह एंटी कॉलोनियल नारा था। अखिलेश यादव नाम दोहराएंगे लाला लाजपत राय का, अखिलेश यादव नाम दोहराएंगे जेपी का और लोहिया का, पॉपुलराइज भगत सिंह करते और नारे लगाएंगे हर घर से अफजल निकलेगा। इस देश की संसद पे हमला करने का सुप्रीम कोर्ट का कन्विक्टेड दोषी, और हर घर से अफजल निकलेगा, हर घर से एडमा निकलेगा, ये नारे लगाएंगे। और मोदी शाह की कब्र खुदेगी, ये नारे लगाएंगे। ये नारे जब लगाए जाएंगे, ये सारे के सारे जेल में जाएंगे, ये सारे के सारे जेल में जाएंगे। फिर कपिल सिब्बल खड़े होंगे, फिर अभिषेक मनु सिंघवी खड़े होंगे और फिर कहेंगे कि भाई इनको बेल दो, इनको बेल दो। आप चीज रच चुके हैं राम भाई। अरे हम कह रहे हैं कि भाई जो भी नारे या लगाए, गृह मंत्रालय निकम्मा है क्या? अमित शाह, अरे गृह मंत्रालय निकम्मा है क्या? अभी पता चलेगा आपको। हाँ ठीक बात है, सही बात कह रहे हैं, ये पॉइंट बता तो रहा हूं। ये अखिलेश यादव मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय इनका इलाज करे। अखिलेश यादव की ये डिमांड है, जेएनयू लीडर की ये डिमांड है। ओके प्रोफेसर संगीत रागी, एक सेकंड नहीं है प्रोफेसर संगीत रागी का विरोध, आरएसएस का विरोध। प्रोफेसर संगीत रागी, 1 मिनट। अखिलेश यादव, आप समझ ही नहीं पाए कि विरोध का है क्या है, देश का विरोध क्या है, सोच क्या है और आपको करना क्या है। इस देश में इतनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और रोज सरकार का विरोध करती हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ बैठे हैं, उनके नेता हैं संजय सिंह, नेता है अरविंद केजरीवाल। वो दिन भर सरकार के खिलाफ बोलते हैं, दिन भर एक भी मिनट नहीं रुकते। अखिलेश यादव लगातार बोलते हैं, राहुल गांधी लगातार बोलते हैं। देश के खिलाफ बोलना और सरकार के खिलाफ बोलना, दोनों में अंतर है। ये जब तक नहीं समझोगे, इन बच्चों का भविष्य बर्बाद करते रहोगे, ये सीधी बात है। और मैं संगीत रागी आपको इन कराना चाहता हूं, क्योंकि आप जेएनयू को भी अच्छी तरह समझते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय को भी अच्छी तरह समझते हैं। इसका क्या कोई इलाज नहीं है? क्योंकि पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं, वो टुकड़े टुकड़े वाले नारे आए, अफजल वाले नारे आए, अभी कुछ दिन पहले हिडमा वाले नारे आए, अब कब्र खोदने लगे जेएनयू के अंदर। देखिए, इलाज तो है, इलाज तो हो गया है और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन है। हिडमा पर इतना रुदाली क्यों, विधवा विलाप क्यों? इसलिए रुदाली हो रही है
क्योंकि नक्सल मूवमेंट को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ दिया है अमित शाह जी और उनकी टीम ने। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां हिडमा और उसके संरक्षण देने वाले या उनके साथ काम करने वाले नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं। और उनके साथ जो एक शहरी नक्सल था, जो विश्वविद्यालयों में पलता था, जो मीडिया में पलता था, आज खुल करके उनको समर्थन देने से आगे नहीं आ रहा है। जेएनयू का इतिहास पढ़िएगा। राकेश बटब्याल ने 1964 से 89 तक का वो इतिहास लिखा है। तब आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से चुन चुन करके शिक्षकों को भर्ती किया जाता था। तब शिक्षक का भर्ती में प्रतियोगिता नहीं हुआ करती थी, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ करता था। जेएनयू में जो है वो सारे नक्सलियों के गढ़ पश्चिम बंगाल से चुन करके, केरला से चुन करके, अलीगढ़ से चुन करके ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ पर डाल दिया गया था। और जेएनयू एक वाम पंथ के अखाड़े के रूप में आया। लोग ये भी आकर के कहेंगे कि भाई जयशंकर भी तो वहीं से निकले थे, निर्मला सीतारमण भी तो निकले थे। तो वो एक बहुत छोटा सा समूह था जहाँ पर वो पनप रहा था। आज वो ताकतवर थोड़ा पहले से बन करके निकला है, लेकिन मूलतः जेएनयू कार्डर बिल्डिंग का, देश भर में नक्सलियों के, वामपंथ के कार्डर बिल्डिंग का, नेतृत्व बिल्डिंग का एक अखाड़ा था जो शिक्षकों के संरक्षण में पलता रहा था जी। अब वो धीरे धीरे उनकी कम रही है, लेकिन आज भी वो बना हुआ है। अब उनसे यदि आप उम्मीद करें, उन्हीं के एक और ग्रुप है जो कहता है कि भाई कश्मीर को स्वायत्तता क्यों नहीं दे देनी चाहिए, कश्मीर स्वतंत्र क्यों नहीं हो जाना चाहिए, भारत के अंदर सभी राज्य जो हैं, सब नेशनलिटीज हैं, उनको अपना अधिकार होना चाहिए, वो यदि चाहे तो भारत में रहें, नहीं तो नहीं रखें। तो ऐसे भी संगठन वहाँ पर काम करते हैं जेएनयू के कैंपस में। अब ये क्यों, आज क्यों इतनी इनको परेशानी हो रही है? ये तमाचा दरअसल अमित शाह को गाली नहीं दे रहे हैं कब्र खुदेगा, ये नरेंद्र मोदी को नहीं कब्र खुदेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहे हैं। निर्णय अमित शाह ने नहीं दिया है, निर्णय नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया है। चूंकि इनके लिए पहले रात में 10 सेकंड रुक जाइए, आपको पूरा पर्सपेक्टिव मालूम हो जाएगा। पहले इनके लिए वकीलों का गिरोह जो तब भी काबिल था, काम करता था, आज भी काम कर रहा है। यही वकीलों का गिरोह जब सुप्रीम कोर्ट चला जाता था तो टेररिस्टों के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में खुल जाया करती थी। सुप्रीम कोर्ट में जज जो होते थे वो तब जाकर के सलवा जुडूम के खिलाफ बड़े कुंठा से पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ जजमेंट लिखा करते थे। तब वो कोर्ट किस चीज को कोर्ट करते थे, इसका जिक्र संसद में भी हो चुका है, अरुण जेटली ने भी किया था और बहुत सारे संपादकीय भी लिखे गए थे कि एक प्रकार के विचारधारा से जुड़ी हुई किताबों को अपने जजमेंट में कोट कर रहे थे जज महोदय। तो ये वो नजारा हुआ करता था। थोड़ी सी तस्वीर बदली है और आज इसी का फ्रस्ट्रेशन है। यही 10 सेकंड वेट, यही सुप्रीम कोर्ट है ना, यही कोर्ट है ना जब भारत तेरे टुकड़े होंगे जब ये नारा लगा था तो कहा इसमें देशद्रोह का मामला कहाँ बनता है। उन्होंने आज़ादी का इस प्रकार का नारा ही तो लगाया, इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं कि जजों के बारे में एक जब व्यक्तिगत टिप्पणी होती है तब तो वो पूरा सर आसमान पर उठा लेते हैं, जब भारत राष्ट्र के बारे में टुकड़े करने की बात होती है तब उनको इतना दर्द क्यों नहीं चुभता है। जब उनकी व्यक्तिगत निष्ठा पर कोई प्रश्न खड़ा करता है या कोई टिप्पणी उनके जजमेंट के खिलाफ उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करता है तब तो वो कोर्ट की अवमानना का मुद्दा बालचंद्र जी मेरे साथ जुड़े हुए। लेकिन ऐसे मुद्दे पर जहां भारतीय राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती दी जाती हो और खुलेआम कहा जाता है कि हम चिकन नेक को काट देंगे, चिकन नेक कटवा देना चाहे, ऐसे लोगों के साथ खड़े होने देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश समूह आज भी देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश की इस तरह से अवमानना हो जाएगी। ये शिक्षा वामपंथ की है क्या? देखिए 5 जनवरी को जेएनयू में जो हुआ, 5 जनवरी को 6 साल पहले क्या हुआ था जेएनयू में, उसके खिलाफ आंदोलन हो रहा था। इसका सर्वोच्च न्यायालय के साथ कोई संबंध नहीं है। कौन कह रहा नहीं? हमलावर लोगों कौन कह रहा है? ये जेएनयू प्रशासन की सुरक्षा जांच की जो रिपोर्ट है जो पुलिस को गई है उसका सेकंड पैराग्राफ आप पढ़िए।
देखिए, दिल्ली पुलिस कंट्रोल कौन करता है? एचएम करता है। अरे दिल्ली पुलिस नहीं, जेएनयू प्रशासन, जेएनयू का जो सुरक्षा विभाग है उसकी रिपोर्ट देखिए आप। सरकार के खिलाफ नारे लगाए, होम मिनिस्टर के खिलाफ नारे लगाए, जेल जा चुका हूं। तो इसमें नई बात कुछ नहीं है। नई बात इतनी है कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों को देशद्रोही कहा जा रहा है, एंटी नेशनल कहा जा रहा है। ये नई बात है, इसके पहले ये बात नहीं थी। सबसे अफसोस की बात यह है कि जेएनयू को कुचल देने की, जेएनयू का लेफ्ट का वर्चस्व जो है वो खत्म करने की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन सरकार को उसके अंदर कामयाबी नहीं मिल रही है। उसके लिए ये सब साजिश कर रही है, ऐसा मेरा कहना है। नहीं, क्या आप कह रहे हैं? नहीं, मुझे एक बात बताइए, ये लेफ्ट का वर्चस्व है कि राइट का वर्चस्व है, ऊपर का वर्चस्व है कि नीचे का वर्चस्व है? इससे बेहतर मुझको एक बात आप बताइए, जेएनयू प्रशासन ने जो सुरक्षा विभाग उनका है, उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें स्पष्ट रूप से लिखा कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई है। यह जेएनयू प्रशासन का वर्जन है। क्या लिखा इसका सवाल नहीं। स्टूडेंट्स किस लिए इकट्ठा हुए थे 5 जनवरी 2016 में? अरे ये तो आप बोल रहे हैं ना, वहां क्या हुआ ये बताइए ना, वहां क्या हुआ? वहां शर्जील इमाम का, उमर का कोई जिक्र नहीं हुआ, वहां सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कोई जिक्र नहीं हुआ। ये तो बहाना था कि 5 जनवरी के केस को लेकर इकट्ठा होना है। इसके बारे में क्या आप जेएनयू प्रशासन का वर्जन पढ़िए ना, वहां पर जो सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे उस वक्त, जो सुरक्षा गार्ड मौजूद थे, उनका वर्जन पढ़िए आप। ये बहाना है पढ़ने का। 11 साल पहले भी टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ जो आदेश हुआ था उसका केस अभी चल रहा है, लोगों को पकड़ा नहीं है अभी तक। लोगों को नहीं पकड़ा, और पकड़ना ये किसका काम है? जो गिल्टी है उनको पकड़ना किसका काम है? और वो अगर नहीं करेंगे तो विद्यार्थी गुस्से में आएंगी, और गुस्से में आने के बाद उनको नहीं पकड़ रहे। शाजिया इल्मी जी, आप लोग दोषियों को पकड़ने में देर करते हैं और सख्त हो जाइए। छात्रों को गुस्सा आएगा और आपका काम क्या है? छात्रों को उकसाएं, आप इंस्टिगेट करें ताकि हंगामे हो देश के खिलाफ। प्रूफ बताइए। ये आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं भाई साहब, मुझे बोलने दीजिए। अब देखिए, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, कितने ज़हीन महीन, आपकी बात नहीं करी, अखिलेश की बात करी। अरे भाई राम मोहन जी, मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट, कांगो जी रुक जाइए। हम सब लोग ने सुना अखिलेश यादव जी को, कितने माशाल्लाह ज़हीन शख्स है ये, कि ये तमस का जिक्र कर रहे हैं। वो कहानी जो 1973 में लिखी गई और जो जिसका पूरा कॉन्टेक्स्ट पार्टीशन पर है, और सोचिए कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की तुलना ये अंग्रेजी हुकूमत से कर रहे हैं। इनको पता भी नहीं लोकतंत्र क्या है। क्या पढ़ रहे हैं जेएनयू में आप? डेमोक्रेसी हमारे देश में जनादेश होता है। ब्रिटिश राज था लूट का, दमन का, गुलामी का। 130 करोड़ लोग हैं भारतीयों के वोट से बना है संवैधानिक सरकार, और ये माशाल्लाह इतने अक्लमंद है कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और ये अधिकार उनको किसने दिया? है ना, गलत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं बोला है भाई साहब के आधार पर बोलेंगे। नहीं मैडम, माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या लगा रखा अखिलेश जी? आपको पता नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं आप जिक्र कर रहे हैं 1947 का, 2009 के निर्णय, देश के लोगों का किसी ने कुछ नहीं बोला। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? ये किसका स्टेटमेंट था? ये किसका स्टेटमेंट था कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है? ये किसका स्टेटमेंट है? अरे भाई, पकड़ करके जेल में लेके भेजो ना भाई। गृह मंत्रालय निकम्मा है क्या? अरे फिर निकम्मा आ गया। आप कह रहे हैं कि देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया। ये वो वाली गैंग है जो सुप्रीम कोर्ट को अफजल का कातिल बोलती है। डिस्ट्रैक्ट, डाइवर्ट, डिसीव। और ये डिस्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं? दिल्ली में AQI हाई है, 5 वर्षों में दिल्ली में AQI हाई है। दिल्ली में AQI हाई है तो हर घर से हेडमा निकालोगे? ये हर घर से हेडमा निकालोगे? भयंकर बेरोजगारी है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है तो हर घर से हेडमा निकलेगा, हर घर से अफजल निकलेगा। किसानों को भी पीछे छोड़ दिया है। मुझे अनमोल पवार जी के पास जाना है। मुझे जाना है इस वक्त संदीप त्रिपाठी जी के पास। अनमोल पवार जी, सीधा विषय है। इस सीधे विषय को गोल घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो देश के खिलाफ नारे लगाएं, जो आपत्तिजनक नारेबाजी करें, उनको भी पकड़ना चाहिए, उनको बरगलाने वाले लोगों को भी पकड़ना चाहिए। और इस पर ना विपक्ष को आपत्ति होनी चाहिए ना पक्ष को आपत्ति होनी चाहिए। यह सीधी बात है। अनमोल जी, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए राम जी, कोई भी देशभक्त जो होगा वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि देश विरोधी कोई नारे लगाए
ऐसे व्यक्तियों को, जो देश की संप्रभुता, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो, इन लोगों को जेल में डालना चाहिए, इन लोगों को फांसी पे चढ़ा दो। एक बात गौर करने वाली है कि आज केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, गृह मंत्रालय उनके अधीन, दिल्ली पुलिस उनके अधीन, सारी जांच एजेंसियां उनके अधीन, पर सुप्रीम कोर्ट उनके अधीन नहीं है कि 2016 में भी सारे लगाए गए देश विरोधी, उसमें दिल्ली पुलिस ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को 25 फरवरी 2016 को कहा कि हम 10 लोगों को आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और 10 साल हो चुके वो आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। 2020 में हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, हमारे पास वीडियो एविडेंस है कि एबीवीपी की मेंबर कोमल शर्मा ने हॉस्टल में तोड़फोड़ करी, उन्हें आज तक नहीं पकड़ पाए। इंडिया गेट पे, देश की राजधानी में हिडमा के पक्ष में नारे लग रहे हैं और जांच एजेंसियां, दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय को खबर नहीं है। लाल किले में बम धमाका होता है, भाजपा सरकार को खबर नहीं है। पुलवामा हमला हुआ, पहलगाम हमला हुआ, इन्हें किसी चीज की कोई खबर नहीं है। ये तो ऐसे लोगों को शय दे रहे हैं, ये तो उन्हें खुला छूट दे रहे हैं कि भैया आइए, आप देश विरोधी नारे लगाइए, हम आपको नहीं पकड़ेंगे, लेकिन हम सोनम वांगचुक को पकड़ेंगे, लेकिन हम महराज मलिक को पकड़ेंगे। जो लोग देश के आम आदमी की बात करते हैं, हम उसे जरूर पकड़ेंगे। इससे एक बात जरूर स्पष्ट होती है कि इन्हें भारतीय जनता पार्टी की शय है। अगर इन्हें भाजपा की शय ना हो तो इन्हें जेल में डालो और इन्हें फांसी पर चढ़ाओ, जो देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ठीक है, अब संदीप त्रिपाठी मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों को इस बात से दिक्कत है कि ये उमर खालिद क्यों बाहर नहीं आ रहा है? आप लोगों को इस बात से दिक्कत है कि शर्जील इमाम को जमानत क्यों नहीं मिल रही है? मुझे लगता है कि ओवर टाइम करने की आवश्यकता है। ये 10-12 और गैंग में नाम जुड़ गए हैं, बहुत जल्द इनके लिए भी वकील भेजने पड़ेंगे आपको। वकालत किसी कौन कर रहा है? अब आप ये बताइए, दर्शन का मुकदमा रविशंकर प्रसाद जी लड़ते थे और अरुण जेटली जी लड़ते थे, क्या कहेंगे कि अरुण जेटली जी जेम्स दर्शन के साथ थे? रविशंकर प्रसाद जी वोडाफोन के सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे, अभी मंत्री रहते हुए, तो क्या कहेंगे कि सरकार के खिलाफ थे? राम जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पत्रकार, इस तरीके की बातें, वकालत किसी का पेशा हो सकता है। नहीं, वकालत पेशा तो हो सकता है। मेरा पॉइंट यह है, देखिए अब देखिए कितना बढ़िया पॉइंट आपने मुझे दिया, और आप मुझे बताइए। पहले बताया जाएगा कि स्टूडेंट रुक तो जाइए, सुन लीजिए। पहले बताया जाएगा कि स्टूडेंट हैं, निरीह हैं, बेचारे हैं, छात्रों की क्या वजूद होता है। वकील खड़े कर रहे हैं कपिल सिब्बल को। आप जानते हैं एक सुनवाई का कितना लेते हैं? जिन लोगों का आपने जिक्र किया कि उनके लिए रविशंकर प्रसाद लड़ रहे हैं, अरुण जेटली लड़ रहे हैं, उनके पास फंड है, बजट है, वो खड़ा कर सकते हैं, बड़े वकील हैं। ये कौन उमर खालिद के लिए फंडिंग कर रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी जाकर लड़े? ये कौन फंडिंग कर रहा है उमर खालिद के लिए कपिल सिब्बल जाकर लड़े, या फ्री में जाकर अपीयर हो रहे हैं? सुनिए ना, अब उसका भी जवाब मैं दे देता हूं। बहुत सारे मॉब लिंचिंग के आरोपियों का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुकदमा लड़ा है, जो आज सुप्रीम कोर्ट में है और डिबेट में भी आते हैं। अब क्या कहिएगा कि मतलब वो मॉब लिंचिंग के साथ पूछ रहा हूं कि इनको कौन पैसा दे रहा है? आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? ए का जवाब बी, बी का जवाब सी, ऐसे थोड़े होता? नहीं होता। मैंने कहा कि उनका मुकदमा वो लड़ रहे हैं, आप बताइए कि इनको पैसा कौन दे रहा है? तो क्या वो मॉब लिंचर दे रहा था क्या? गौरव भाटिया जी जैसे देता जो है वकीलों को, और जो भारतीय जनता पार्टी के वकील है उनको पैसा क्या वो मॉब लिंचर दे रहा था? उसके पास तो पैसे नहीं थे, वो कहां से दे रहा था? पहली बात। दूसरी बात, अभी सर आपने मोहन जी एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि क्या छात्र राजनीति खत्म कर दी क्या भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल खत्म कर दी सर। मैं भारतीय जनता पार्टी की साजिया इल्मी जी से पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव होता है? आपने पूरा चुनाव खत्म कर दिया, इसलिए कोई नेता न निकल के आए। नेता निकल के आएगा, आपने सवाल पूछेगा, आप जवाब दीजिए। क्यों आप बात करते हैं छात्रों की? आपने छात्रों को आत्महत्या पे मजबूर किया है। आज छात्रों के पास न रोजगार है, आवाज उठाने के लिए जो मंच मिलता था उसका भी आपने जवाब दीजिए। शाजिया इल्मी, अब हम बात कर रहे हैं उसकी, वहां पे बाकायदा छात्र संगठन है। शाजिया इल्मी रिस्पॉन्ड कीजिए। अपनी ना गंवार पर रिस्पॉन्ड करिए भाई साहब। अब आप हम बताएं आपको, थोड़ा रुक जाइए। शाजिया इल्मी रिस्पॉन्ड करें, जवाब आपसे देते सुनिए, जवाब ले लीजिए। पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ
ये स्टूडेंट्स क्यों गाली गलौज कर रहे हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं इसका है। आपके पास इस बात का जवाब नहीं है कि जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सीपीआई के हो या कांग्रेस के हो, आप ये नहीं बता पा रहे हैं अभी तक कि वो देश के खिलाफ क्यों हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों हैं, पुलिस के खिलाफ क्यों हैं, और अगर है तो वो सब सही है, लेकिन आम इंसान वोटर के खिलाफ क्यों है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों है, इसका जवाब है नहीं। तो आए बाएं शाएं को भगा रहे हैं, हम भगाने नहीं देंगे आपको, हम इसी पर लेके आएंगे इस जगह पर, और आप बताइए कि किस तरह की सोच है। अच्छा लगता है आपको कि देश के लोकतंत्र के खिलाफ, देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, देश के वोटर्स और आम नागरिकों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी ऐसे खड़ी हुई है? आप देश के खिलाफ हो जाएंगे भाई साहब, देशवासियों के खिलाफ कोई नहीं पूछेगा आपको। सुन लीजिए, आप देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, वोटर्स के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये चुनी हुई सरकार है, ये ब्रिटिश हुकूमत नहीं है। सुन लीजिए आप जी। और ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको समझना पड़ेगा। गैर जरूरी तर्कों से बात मजबूत नहीं होती। ये कोई बताए कि आप तिलमिला रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि जो भारत देश के खिलाफ बोले उसको जेल में डालो, एक तरफ कहते हैं कि जो कश्मीर को बुलाते हैं भाई। अरे क्यों बुलाते हैं? नहीं बुलाते क्यों भाई? अरे आपकी बात सुनने के लिए बुलाते हैं। तो एक तरफ आप ये कहते हैं, एक तरफ संदीप त्रिपाठी आप ये कहते हैं कि जो देश के खिलाफ बोले उसको जेल में डालो, फिर कहते हैं कि जो जेल में हो उनको जेल से बाहर निकालो। इसका जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ? उत्तर प्रदेश के एक यूनिवर्सिटी के नाम बताता है। अरे संदीप त्रिपाठी, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं देश विरोध को लेकर, उसको लेकर जवाब है। आपके नेता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यजनक है, आपके लीडर बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यजनक है। राम जी मैं आग्रह करूंगा कि कृपया मेरी बात आ जाए। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा था। पॉइंट टू पॉइंट बात ये कर रहा हूं कि आप पहले दिन कहते हैं जब कैसेट के ए साइड में होते हैं कि जो देश विरोधी उनको पकड़ो, जेल में डालो। होम मिनिस्ट्री क्या सो रही है? क्या पुलिस सो रही है? सिस्टम सो रहा है क्या? जब पकड़ के उनको जेल में डाल दो तो फिर आप लोग कहते हैं कि ये तो देखिए इनके ऊपर अपराध हो रहा है, ये उनके ऊपर गलत हो रहा है, ये स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं। राम जी उसका भी जवाब दे रहे हैं। देखिए दो इस देश में दो घटनाएं हुई। एक घटना हुई सर, कसाब आया आतंकवाद फैलाने के लिए, यहाँ पर लोगों को मारा, वो पकड़ा गया, ट्रायल चला और बाकायदे हमने उसको सजा करा और फांसी हुई, और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत उसको हमने जो भी कानूनी सुविधा होती जो उपलब्ध। मुझे यही बात तो आपसे पूछनी है जिसका आप जवाब देने से बच रहे हैं। मेरा पॉइंट यह है कि आपकी सरकार ने अफजल गुरु को फांसी दिलवाई। अरे सुनिए तो, अरे संदीप त्रिपाठी सुनिए भाई, बात सुनिए। अफजल गुरु को फांसी किसने दी? अफजल गुरु को फांसी किसने दी? अफजल गुरु को फांसी किसने दी? काम कब्र खोदना नहीं है, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार। आदेश किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। नारे क्या लगे? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। किसको कातिल बोला गया? साथ नहीं है। एक बात राम जी और मैं कह दूं, इन नारों के साथ हम नहीं है। रही बात वामपंथी विचारधारा की, नहीं वामपंथी विचारधारा नहीं। आपने कहा कि अफजल हम शर्मिंदा है, किसके? तेरे कातिल जिंदा है। तो कातिल कौन हुआ? या तो तत्कालीन सरकार के पदाधिकारी या सुप्रीम कोर्ट। और इस देश में नारा लगेगा उनको पकड़ा जाएगा तो लोग बताते हैं कि भाई उनको अंदर क्यों रखे हो? नहीं हम कह रहे कि अरे सर ट्रायल चलाइए ना, ट्रायल करा के सजा कराइए। क्यों आप पाल के रखे हो? अभी कसाब के मसले तो आप कह रहे थे बिरयानी खिला रहे थे, आप 5 साल उसको बिरयानी क्यों खिला रहे हो भाई? ट्रायल चलाओ, सजा कराओ, देश को पता चले लोगों को। हम लोग जो भी आवाज उठाने वाले हैं उनको मुंह बंद करिए। संगीत रागी गानेबाजी करिएगा, संगीत रागी पाइएगा और गानेबाजी करिएगा। नौटंकी चल रही है देश में। संगीत रागी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको, उनकी बात सुनिए। रागी जी बोलिए। इनका एक नेता गृह मंत्री है, वो कहता है सदन में। अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। और एक मंत्री रागी जी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, थमिए, थोड़ा सा थमिए, सांस लीजिए, बराबर कीजिए। संगीत रागी जी बोलिए। देखिए ये गिरोह कैसे काम करता है, जरा इसका देखिएगा। जब पिछली बार कोर्ट में सुनवाई की तारीख आई हुई थी तो देश के एक प्रतिष्ठित हिंदी अखबार में एक लेख लिखा जाता है जी, और वो लेख क्या लिखा जाता है? उमर खालिद के पीएचडी इतना उत्कृष्ट था, यानी बताने की ये कोशिश की गई कि इंटेलेक्चुअली ये इतना अच्छा ब्राइट है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअली ब्राइट होगा या नहीं,
लेकिन कोर्ट के जजमेंट आने के पहले इस प्रकार का लिखा जाना, आप समझ सकते हैं कि एक कैसा गिरोह काम करता है। फिर देखिए, जब फिर आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने का दिन था कल, तो उसके बाद क्या होता है, ममदानी नाम का गिरोह, एक इस्लामिस्ट जो खुले तौर पर नरेंद्र मोदी को गालियां देता हो, नरेंद्र मोदी वो जिहादी मानसिकता का है। और मजेदार बात है कि दुनिया में ये जिहादी और कम्युनिस्ट दोनों साथ नहीं होते, लेकिन भारत में दोनों साथ काम करते हैं जी। दुनिया में और कहीं नहीं आपको मिलेंगे। ये जिहादियों और वामपंथियों का गठबंधन सिर्फ भारत में मिलेगा, क्योंकि ये दोनों के काम करने के तरीका एक ही जैसा है। ये दोनों हेजेमोनिक हैं, दोनों वायलेंस में विश्वास करते हैं, दोनों इनटॉलरेंट हैं और दोनों बड़े बड़े डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं। डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में बात करते हैं। जब मेरे तक पास इनके आप समय होता नहीं है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। डिबेट में कई बातें निकलकर सामने आई हैं। छात्रों का फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। राजनीति पर आपका व्यंग हो सकता है, आपकी टिप्पणी हो सकती है, आपका मत हो सकता है, आपका पक्ष हो सकता है, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री की कब्र खोदेंगे, गृह मंत्री की कब्र खोदेंगे, यह बर्दाश्त कैसे किया जाएगा? मुझे लगता है दिल्ली पुलिस को इस पर सख्ती से निपटने की जरूरत है। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH